अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। जैसे आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि ये एक हेमोलिटिक डिजीज़ है। हेमोलिटिक डिजीज़ मीन्स इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, या फिर इसको हम कहते हैं हेमोलिसिस कहते हैं, यानी कि जो आरबीसीज होंगे उनकी हेमोलिसिस होगी। और किन में होगी? न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होते हैं उनमें होती है हेमोलिसिस। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि जो हेमोलिसिस होती है न्यूबॉर्न में, यानी कि जो डिजीज़ है ये इनमें क्यों होती है न्यूबॉर्न में, और ये हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ और ज़्यादा सीवियर हो सकती है या इसकी अक्रेंस जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ये डिजीज़ कैसे अकर होती है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें हमें पता है दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तो बहुत तरह के होते हैं ब्लड ग्रुप, जैसे यानी कि दो मेजर तो हो गए RH और ABO। इसके अलावा होता है जैसे हो गया क्या कहते हैं लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, बफी ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, और भी बहुत तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक है RH और दूसरा होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक होता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसकी अगर हम इसको डिटेल में देखें तो ये इसके एंटीजन होते हैं काफ़ी सारे। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपने अगर RH को डिटेल में पढ़ना है तो वो आप वीडियो लाजमी देखें। ठीक है, तो इसमें जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें बहुत टाइप के एंटीजन होते हैं। मसलन जैसे D एंटीजन हो गया, E एंटीजन होता है, C एंटीजन होता है, इसी तरह स्मॉल e एंटीजन होगा, स्मॉल c एंटीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह के एंटीजन होते हैं। और जो B ब्लड ग्रुप होता है इसमें होते हैं एंटीजन A एंटीजन और B एंटीजन होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एंटीजन जो ABO में होता है। ठीक है, अब एक पर्सन जो है, हम अक्सर कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो RH पॉजिटिव है या हम कहते हैं RH नेगेटिव है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटीजन है वो D एंटीजन है। RH एंटीजन में से सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजन कौन सा है? D एंटीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक पर्सन जिसमें D एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे RH पॉजिटिव, और वो पर्सन जिसमें D एंटीजन एब्सेंट होगा उसको हम कहेंगे RH नेगेटिव। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। जब हमें इन चीज़ों का पता चलेगा तभी हम ये जो डिजीज़ है इसको हम इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया इनके एंटीजन्स के बारे में, और RH पॉजिटिव का मतलब है कि जिसमें D एंटीजन प्रेजेंट होगा, और RH नेगेटिव का मतलब ये है कि जिसमें D एंटीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये तो होगी D एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में। इसके बाद हम इनके देखते हैं इनकी एंटीबॉडीज भी तो होती हैं। ठीक है, जैसे कि जो D एंटीजन है इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी उसको हम कहेंगे एंटी D एंटीबॉडी। ठीक है, इस तरह जो E के अगेंस्ट होगी उसको कहेंगे एंटी E एंटीबॉडी, और C के अगेंस्ट जो होगी उसको हम कहेंगे एंटी C एंटीबॉडी। ठीक है, इसी तरह जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसके दो एंटीजन जो हैं A एंटीजन और B एंटीजन। जो A एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी उसको हम कहेंगे एंटी A एंटीबॉडी, और जो B एंटीजन के अगेंस्ट होगी उसको हम कहेंगे एंटी B एंटीबॉडी। ठीक हो गया, ये एंटीबॉडीज का भी आप लोगों को पता चल गया। अब ये होती किन किन लोगों में है, यानी कि अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए थोड़ा, अगर मैं वैसे जनरल बता देता हूं कि जो पर्सन जिसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो वाली एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी उस पर्सन में। कैसे कि मसलन एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव का मतलब था कि उसमें D एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें एंटी D जो है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। और इसी तरह एक पर्सन जो है जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो उसमें D एंटीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा, यानी कि D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसमें एंटी D एंटीबॉडी क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे देख लें तो इधर भी ऐसे ही होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, उसमें होगी एंटी बी एंटीबॉडी। इसी तरह जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसमें क्या होगा, कि उसमें एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद हम देखें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब कब होती है, यानी अगर उनका टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो किस टाइम अपीयर होती हैं इनमें एंटीबॉडीज। यानी कि दो इंपॉर्टेंट जो ब्लड ग्रुप मैंने बता दिए, एक है RH और दूसरा है ABO, यानी इनमें कब अपीयर होती हैं एंटीबॉडीज। जो होते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले, इनमें क्या होती हैं, नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज होती हैं। यानी कि ABO ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटी ए या एंटी बी जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, इवन कि उनको उस एंटीजन के साथ उनका एक्सपोजर ना भी हो तब भी उनमें ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ABO ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन जो RH ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, जब RH ब्लड ग्रुप में क्या होगा, जब एक्सपोजर होगा उस एंटीजन के साथ उस पर्सन का, तभी इस पर्सन में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कि एक पर्सन है RH नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें अगर इसको कभी भी कोई गलत ब्लड नहीं लगा, यानी कि इसको RH पॉजिटिव वाला ब्लड कभी भी जो डी एंटीजन जो है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो डी एंटीजन होते हैं उनके साथ इस पर्सन का एक्सपोजर कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें कैपेबिलिटी है एंटी डी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की। ठीक है, लेकिन अभी तक इसका डी एंटीजन के साथ एक्सपोजर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इस पर्सन में एंटी डी प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही किसी वजह से ये डी एंटीजन इस पर्सन में चला गया है, ठीक है, गलत ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, या फिर इस केस में जो अभी हम देखेंगे इस केस में भी चला जाता है ब्लड, जिससे क्या होता है कि डी एंटीजन जो है रेड ब्लड सेल के ऊपर वो इस पर्सन में चला जाता है RH नेगेटिव वाले के पास। तो क्या होगा, तब इस पर्सन में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी डी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी इस पर्सन में। तो ये है कुछ बेसिक मैकेनिज्म। ये चीजें जब हमें पता होंगी तभी हम जो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है इसको हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज इसमें हम ये समझने वाली है कि ये जो एंटी डी प्रोड्यूस होती है इसकी डिफरेंट नेचर्स होती हैं। ठीक है, अगर आप जो होती हैं एंटीबॉडीज उनकी नेचर आप स्टडी करें तो उसमें हमें नेचर डिफरेंट उनकी नजर आती है। जैसे IgM नेचर होती है, IgG नेचर होती है, IgE, IgA, ये डिफरेंट नेचर होती हैं एंटीबॉडीज की। तो हमें पता है कि जब भी इम्यून सिस्टम के साथ फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन का एक्सपोजर होता है और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है फर्स्ट टाइम, उनकी नेचर क्या होती है, IgM नेचर होती है। क्या होगी उनकी नेचर, IgM नेचर होती है। जब फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो, स्पेशली बी सेल्स का, और बी सेल प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज, तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बी सेल, उनकी नेचर क्या होगी, IgM। और अगर सेकेंड टाइम या बार बार एक्सपोजर हो रहा है उस एंटीजन के साथ, ठीक है, तब क्या करते हैं, तब बी सेल्स क्लास स्विचिंग करते हैं। क्लास स्विचिंग में क्या होता है कि एंटीबॉडी की जो एक नेचर है उससे वो वाली अब नेचर प्रोड्यूस नहीं होगी, या उस टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, अब दूसरी नेचर वाली एंटीबॉडी या दूसरी टाइप की जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस होगी। तो जब बार बार एक्सपोजर होगा अब क्लास स्विचिंग होगी, जिससे क्या होगा, अब IgM प्रोड्यूस नहीं होगी या बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोगों ने समझनी है, तभी हम ये जो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है इसको हम इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो RH नेगेटिव पर्सन होते हैं, अगर उनको डी एंटीजन के साथ उनका कभी भी एक्सपोजर नहीं हुआ, यानी कि जो रेड ब्लड सेल के ऊपर डी एंटीजन होते हैं उनके साथ इन पर्सन का कभी भी एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उनमें जो एंटी डी एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, जब भी उनका एक्सपोजर होगा इस डी एंटीजन के साथ तब ही उनमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि उनमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर होगा तो IgM उसकी नेचर होगी। जब बार बार एक्सपोजर होगा उस एंटीजन के साथ तब कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, IgG। तो यानी कि IgM से IgG में कन्वर्ट होने के लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी काफी टाइम के बाद ये IgG प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोड्यूस होती है, IgM।
ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को समझना है, तभी हम ये जो है इम्यूनिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न जो है इसको हम इजीली समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें इम्यूनिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न होती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इस तरह से कुछ कि एक जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। ठीक है, RH पॉजिटिव मीन्स कि उसके जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी सरफेस के ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट है। RH पॉजिटिव में हम मोस्टली जो देख रहे होते हैं वो D एंटीजन को देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो RH में होता है वो ये वाले एंटीजन भी होते हैं, E भी होता है, C भी होता है, स्मॉल c भी होता है। ठीक है, इस तरह स्मॉल e भी होता है एंटीजन। ठीक है, तो इसमें मोस्टली हम D एंटीजन को लेके चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हिमोलिटिक रिएक्शन जो होता है वो इस D एंटीजन के अगेंस्ट होता है। इसके अलावा और भी होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे डिटेल में जब हम फैक्टर्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक बच्चा जो था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, D था। ठीक है, यानी कि उसके जो रेड ब्लड सेल हैं उसकी सरफेस के ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट है, तो RH पॉजिटिव है वो बच्चा या इन्फेंट जो है। और मदर क्या है, RH नेगेटिव है। अब RH नेगेटिव का क्या मतलब है, जो जैसे मैंने यहां पे बताया था कि RH नेगेटिव का मतलब है कि ये जो माँ है इसके रेड ब्लड सेल जो होंगे उनके ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि D एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये जो मदर है इसमें कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, एंटी D प्रोड्यूस करने की। यानी कि ये मदर जो है इसमें एंटी D जो है प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इसमें होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो होती है, जो पर्सन होते हैं RH नेगेटिव वाले, उनमें तभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं जब उनका एक्सपोजर होता है रेड ब्लड सेल के साथ। ठीक है, यानी कि इस D एंटीजन के साथ जब उनका एक्सपोजर होगा तभी ये मदर जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, एंटी D। तो अब होता क्या है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में रेड ब्लड सेल जो है वो मूव कर रहे होते हैं मदर में। यानी कि इन्फेंट हो गया और ये जो इन्फेंट है इसकी जो रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस के ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रेड ब्लड सेल यहां से मूव कर रहे होते हैं मदर में। ठीक है, अब मूव तो कर रहे हैं यानी कि ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो D एंटीजन है ये मूव तो कर रहे हैं मदर में। ठीक है, अब ये मदर जो है ये प्रोड्यूस कर रही होगी एंटी D, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे मैंने एक प्लेसेंटा बना दिया। प्लेसेंटा मीन्स कि एक बैरियर मैंने यहाँ पे शो किया है कि प्लेसेंटा एक बैरियर होता है जो मदर और इन्फेंट के दरमियान होता है। इसमें जो सिलेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं सिर्फ वो ही मूव कर सकते हैं, या जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है, सिर्फ वो चीज़ें यहाँ से मदर से चाइल्ड में मूव कर सकती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या था, रेड ब्लड सेल जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मदर में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस मदर में एंटी D प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। इसको हम इस जो फर्स्ट टाइम जब भी किसी भी एंटीजन के साथ किसी पर्सन का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है या उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज या जो T सेल बनते हैं उस स्टेज को हम कहते हैं, या उस स्टेप को कहते हैं हम सेंसिटाइजेशन। तो इसको हम कह सकते हैं सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसिटाइजेशन फेज में क्या होता है कि एंटीजन यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल पे थे D एंटीजन वो गए यहाँ पे मदर में, और मदर ने मदर का जो इम्यून सिस्टम था स्पेशली B सेल से उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, एंटी D। ठीक है, अब एंटीबॉडी, एक तो एंटी D बहुत ही कम अमाउंट में है, और दूसरा मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर होता है तब क्या होता है, IgM होती है एंटीबॉडी की नेचर। यानी फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, IgM प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी। और अगर आप इनकी स्ट्रक्चर को देखें, IgM और IgG की स्ट्रक्चर को, तो IgM जो है उसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू IgG। तो अब ये जो प्लेसेंटा है, जैसे मैं आप लोगों को बताया कि प्लेसेंटा क्या करता है, सिर्फ जो
सिलेक्टिव चीज़ें हैं उनको यहाँ से मूव करवा सकता है ये प्लेसेंटा, यानी कि जो जिनका जिनका ऐसे कंपोनेंट जिनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है सिर्फ वही प्लेसेंटा से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी बन रही है आईजीएम, मदर में आईजीएम प्रोड्यूस जो हो रही है उसका साइज क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू आईजीजी, और उसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये प्लेसेंटा से मूव नहीं कर सकती। ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या क्या होता है, एक तो एंटीबॉडी यानी कि दो वजूहात की वजह से जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता कि फर्स्ट वजह ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रेड ब्लड सेल मूव कर रहे होते हैं मदर में। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटी डी प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो होती है, एक तो वजह ये होगी। दूसरी वजह क्या होती है कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, उसकी नेचर आईजीएम नेचर होती है। ठीक है, तो आईजीएम नेचर होने की वजह से ये प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि ये इन्फेंट जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो बच जाएगा, उसमें कोई हिमोलिटिक रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो आईजीएम प्रोड्यूस हुई है इस रेड ब्लड सेल के अगेंस्ट वो यहाँ से मूव ही नहीं कर पाई। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा अब उसको देखते हैं हम। अब सेकंड प्रेगनेंसी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है या ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, कि ये जो प्लेसेंटा जब रैप्चर होता है, जब ये प्लेसेंटा रैप्चर होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि नॉर्मली जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जो आरबीसीज मूव कर रहे होते हैं उसका अगर उसका कंपैरिजन किया जाए ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्फेंट से किस में चली जाती है, मदर में चले जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, प्लेसेंटा रैप्चर हो जाता है। जब प्लेसेंटा रैप्चर होता है तो उसमें ब्लड जो है वो मदर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है। अब क्या हुआ, अब क्योंकि मदर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड चला गया है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला गया, एक तो उसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं, जैसे मैंने कहा था कि जब मदर के यानी कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है उसको बार बार अगर उस एंटीजन का एक्सपोजर हो यानी कि डी एंटीजन को बार बार एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, उसमें IgM से IgG में क्या हो जाएगी, क्लास स्विचिंग हो जाएगी। ठीक है, और IgG भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में चले गए मदर में, तो ये जो रेड ब्लड सेल थे इनके सरफेस के ऊपर डी एंटीजन भी तो होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चा भी क्या था, RH पॉजिटिव था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उस मदर में IgG अब एंटीबॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि अब क्या हो जाएगी, क्लास स्विचिंग, बार बार एक्सपोजर हो रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डी एंटीजन यहाँ पे चले गए मदर में। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है ये तो हो गया अब क्लियर, इसमें कोई हिमोलिटिक रिएक्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा। सेकंड प्रेगनेंसी में ये है कि अगर यहाँ पे भी जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, वो क्या है, RH पॉजिटिव है, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है। ये क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या है, जो इन्फेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, D पॉजिटिव, यानी कि RH पॉजिटिव है वो बच्चा। ठीक है, अब क्योंकि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब ड्यूरिंग डिलीवरी उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया था और IgG जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गई थी, और कौन सी IgG, एंटी-D जो है, एंटी-D एंटीबॉडी, वो कौन सी IgG जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि मैंने बताया था कि IgG के जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू IgM, तो इनका साइज जो है वो इतना कम होता है कि ये इजीली क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा से। ठीक है, तो जब ये इजीली क्रॉस कर जाएगी प्लेसेंटा से IgG, तो अब क्या होगा कि जो इन्फेंट है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो D पॉजिटिव है। तो ये जो एंटीबॉडी होगी वो क्या करेगी, इन एंटीजन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी डी एंटीजन के ऊपर। ठीक है, और ये होगी यहाँ पे मैंने बना दी
जी एंटीबॉडी एंटी डी जो है वो यहाँ पे रेड ब्लड सेल के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी उसके डी एंटीजन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करेगी, ये ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू क्या होगा यहाँ पे, या फिर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, इन रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। जब रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिमोलिसिस कहते हैं। तो इस वजह से इस डिजीज को हम कहते हैं हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें हिमोलिटिक रिएक्शन ऑफ हिमोलिटिक डिजीज क्यों नहीं होती, सेकंड प्रेगनेंसी में क्यों होती है, ठीक है। और इसमें स्पेशली जो RH के केस में है, इसमें जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है। लेकिन अगर ABO का देखा जाए, इसमें क्या होता है, इसको आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी भी जो है उसका भी, यानी कि उसमें भी क्या हो सकता है, हिमोलिटिक डिजीज हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, उसका कोई वो नहीं है। इसमें क्या होता है, जो है ये वाली RH की वजह से होती है, जो RH की वजह से बहुत ज़्यादा सवेयर होती है, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें कोई हिमोलिटिक रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही होती है, एक तो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और दूसरा उसकी नेचर होती है IgM, इसी वजह से वो क्रॉस नहीं कर पाती प्लेसेंटा से। लेकिन जब ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी क्या होगा, अब उसमें जो मदर है उसमें IgG एंटीबॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, IgG अब मूव करेगी इस इन्फेंट जो होगी उसमें और उसके रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन का करवा देगी। जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ये हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है वो इन्हांस हो जाती है। इसके बाद जो थर्ड लेक्चर है उसमें मैं ये बताऊंगा कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, यानी कि जब ये RBCs की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसके बाद उसमें क्या क्या, ये जो बच्चा है इसमें क्या क्या ऐसी पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप लोगों ने लाजमी देखना है। थैंक्स।